अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मोहम्मद शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करूंगा वो टॉपिक है, डज पार्लियामेंट हैव अनफेटर्ड लेजिस्लेटिव पावर्स। व्यूअर्स, पाकिस्तान में जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है उसके बाद लीगल सर्कल्स के अंदर, इंटेलिजेंसिया के अंदर, टीवी पर, मीडिया में एक नई डिबेट स्टार्ट हो जाती है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है या नहीं कर सकती। व्यूअर्स, बिल डैट के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 23 अमेंडमेंट में से 13th अमेंडमेंट जो थी वो पार्टरी दे वर डीलिंग विद द जुडिशरी। और इस फैक्ट को हम मजीद नैरो डाउन करें तो इस 13 में से 8 अमेंडमेंट जो हैं दे वर सोलली डीलिंग विद जुडिशरी। जब भी जुडिशरी से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट आती है उसके बाद उसके रिव्यू की डिबेट स्टार्ट हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट इस अमेंडमेंट को रिव्यू कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239 को देखें जो क्लियरली डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, इट स्टेट्स दैट नो अमेंडमेंट कैन बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ व्हाटसोएवर ग्राउंड्स और व्हाटसोएवर रीजंस। व्यूअर्स, ये आर्टिकल बड़ा क्लियरली ले डाउन करता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकती। 2015 से पहले पाकिस्तान की जुडिशरी व्यूअर्स रिमेन साइलेंट ऑन दिस वेरी इशू, बट 2015 के अंदर जब 21st अमेंडमेंट और 18th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम अपना माइंड डिस्क्लोज किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है या नहीं कर सकती। मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ करूंगा। इंडिया के अंदर 1973 के अंदर कस्बेदा भारतीय केस एक बड़ा फेमस केस है जिसके अंदर कोर्ट ने 5-4 की रेशियो से डिसाइड किया कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट के बेसिक स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने की कोशिश करेगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोर्ट उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है। 2015 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट के सामने 21st अमेंडमेंट और 18th अमेंडमेंट चैलेंज हुई तो फुल कोर्ट 17 जजेस पे कंप्राइज ने उस केस को सुना। उस केस की जो मेजॉरिटी जजमेंट थी जो 8 जजेस पे मुश्तमिल थी, विच वाज ऑथर्ड बाय जस्टिस शेख अजमत सईद, उस जजमेंट ने इस चीज को क्लियरली ले डाउन किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। उसका जो आप कह लें कि जो ग्राउंड थे वो ये थे कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगी या बेसिक स्ट्रक्चर में ट्वीक्स करेगी तो कोर्ट उसको रिव्यू कर सकती है। और उन्होंने वहां पर इस चीज़ का इस चीज़ के साथ जस्टिफाई किया इस आर्गूमेंट को कि कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट इज गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कुछ आप कह लें अमेंड होगा तो कोर्ट उसको रिव्यू करेगी। वहां पर उन्होंने बेसिक स्टेट स्ट्रक्चर के कुछ सेलिएंट फीचर्स भी ले डाउन किए, जिसमें सबसे पहले था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दूसरा था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और तीसरा था फंडामेंटल राइट्स। उस मेजॉरिटी जजमेंट के अंदर ये ऑथर किया गया कि लेजिस्लेचर हैज पावर टू अमेंड नॉट पावर टू डिस्ट्रॉय, कि लेजिस्लेचर के पास अमेंडमेंट की पावर है बट डिस्ट्रॉय करने की पावर नहीं है कि स्टेट के स्ट्रक्चर को, उसके ढांचे को आप तब्दील कर दे। व्यूअर्स, इसी के साथ थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। 2 जजेस जिसमें जस्टिस जवाद एस ख्वाजा एंड जस्टिस काजी फायजीसा, उन्होंने भी इस मेजॉरिटी जजमेंट के साथ इतफाक किया था, बट उन्होंने अपने 2 एडिशनल नोट्स साथ दिए थे जिसमें जस्टिस ईसा ने ये पोजीशन हेल्ड की थी कि हम जो है बेसिक स्टेट स्ट्रक्चर के ऊपर रिलाई नहीं करते। इंडियन जो रिस्पोंडेंट से इवॉल्व हुआ है, बट उनका आर्गूमेंट ये था कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बड़ा क्लियरली कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन स्टेट एंड मैसेज। तो जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी अमेंडमेंट की जाएगी जो उस स्टेट के बेसिक स्ट्रक्चर को, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को के खिलाफ होगी, तो कोर्ट जो है उसको रिव्यू कर सकती हैं, उसको डिक्लेयर नल एंड वाइड भी कर सकती हैं। फर्दर जस्टिस ईसा ने इस स्टांस को भी हेल्ड किया और बड़ा क्यूरियस स्टांस था। उन्होंने कहा कि 239 के अंदर कोर्ट ऑफ लॉ की बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हुई।
अगर फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को बार करते तो वो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट की बात करते। तो उन्होंने अपना आर्गूमेंट को यहाँ से मजीद सब्सटेंशिएट किया कि 239 के अंदर सुप्रीम कोर्ट पे कोई बात नहीं है। और व्यूअर्स, जस्टिस काजी फायज ईसा is one of those judges who have strike down a constitutional amendment in past. उन 4 जजेस का जस्टिस काजी फायज ईसा पार्ट थे। व्यूअर्स, ये थे मेजॉरिटी जजमेंट के सपोर्टर्स। अब चलते हैं माइनॉरिटी जजमेंट जो थी, विच वाज सपोर्टेड बाय चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क, जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान, जस्टिस साकिब निसार एंड जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा। फिर जो जस्टिस साकिब निसार का व्यू था, उन्होंने इसको बड़ा क्लियरली एनंसिएट किया कि द अल्टीमेट पावर शुड नॉट फ्लो फ्रॉम द पेन्स ऑफ जुडिशियल अपॉइंटी बट फ्रॉम द इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स। और जस्टिस खोसा ने इसको मजीद एक्सप्लेन किया कि जो कलेक्टिव विजडम है अनइलेक्टेड जजेस का, उसके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का फेट नहीं होना चाहिए। रीजन बीइंग, उन्होंने इस चीज़ पे रिलाई किया था कि अगर जो फेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कलेक्टिव विजडम है पार्लियामान का, वो जजेस के पास आ जाएगा तो यहाँ से जुडिशियल एक्टिविज्म के चांस, जुडिशियल एक्टिविज्म में एक हाइक नजर आएगी। और वो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का स्ट्रक्चर है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था जिसको जस्टिस मियां साकिब निसार ने भी, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस नासिरुल मुल्क, इन्होंने सपोर्ट किया था कि पार्लियामेंट के पास अनब्रिडल्ड पावर्स हैं व्हेन इट कम्स टू लेजिस्लेशन, एंड कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती। व्यूअर्स, टुवर्ड्स द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके पास छोड़ के जाना चाहता हूं और आप अपनी कीमती आवाज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा। व्यूअर्स, आप क्या समझते हैं कि पार्लियामेंट के पास अनफेटर्ड लेजिस्लेचर की लेजिस्लेटिव पावर्स होनी चाहिए? अगर ये पावर्स होनी चाहिए तो उसकी जो रीजनिंग है या जो उसका लॉजिक है वो क्या है? आप अपनी कीमती आवाज़ से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा।